किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बदलते मौसम में कृषि क्रियाओं पे, और साथ में लेंगे भाइयों जानकारी मधुमक्खी पालन के महत्व पे, और जानकारी लेंगे भाइयों बाजरे के जो पोषक तत्व हैं उनका आहार और स्वास्थ्य में क्या महत्व है। और भाइयों कार्यक्रम की हम हमेशा शुरुआत कर रहे हैं आज के खेती बाड़ी से जुड़े प्रश्न तय। तो भाइयों आज का जो खेती बाड़ी से जुड़ा प्रश्न है वो है कि बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली जो फसल है उन नाम के कव है। बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली फसल ने के कव है भाई। और इस प्रश्न का भाइयों उत्तर देना है SMS के माध्यम से, और SMS करना है मोबाइल नंबर 94 660 21 336 पे भाई। और इस प्रश्न का उत्तर देंगे भाइयों लगभग 6:50 पे। और भाइयों एक बात करें बदलते मौसम में कृषि क्रियाओं पे, किसान भाइयों सारी जो खेती बाड़ी है वो मौसम पर निर्भर करे है, और हमारे पशुधन है वो भी मौसम पर निर्भर करे है, हमारा स्वास्थ्य है वो भी मौसम पर निर्भर करे है। तो मौसम एक ऐसा कारक है जो हर किसी ने प्रभावित करा है, और इसी विषय में जो है हमने बातचीत की डॉक्टर ममता जी से। और सुनाओ भैया नैया भेंट वार्ता। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर ममता जी से। आप मौसम विशेषज्ञ हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में। मैम आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। मैम ये मौसम है क्या, और जलवायु परिवर्तन के जो मुख्य कारण में क्यों है ये? जी मौसम को आप साधारण भाषा में ऐसे समझें, किसी स्थान की हवा की गति जी, वर्षा की स्थिति, आर्द्रता जी को हम उस स्थान की क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे जी। और आपने पूछा कि जलवायु परिवर्तन के मुख्य क्या कारण है। सबसे मुख्य कारण है जंगलों की कटाई, शहरीकरण, औद्योगिकरण। ये मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन के। आज पृथ्वी का जो तापमान है सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, और वही एक मुख्य कारण है कि मौसम में अनिश्चितता बढ़ गई है। जी डॉक्टर साहब, ये जो मौसम का बदलाव है इससे हमारी फसलें भी प्रभावित होती हैं। तो फसलें किस तरह मौसम से प्रभावित हो रही हैं, और साथ में जो ये मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है उससे फसलों को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, और नुकसान से हम कैसे फसलों को बचा सकते हैं? जी आपने सही पूछा। मौसम का जो मिजाज है वो मानव जीव को प्रभावित करता है, साथ में फसलों को भी प्रभावित करता है। हम एक एक करके जो हमारे क्षेत्र की जो फसलें हैं उन पर मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम धान के ले लेते हैं। जो धान की जो फसल है कुरुक्षेत्र एरिया में हर क्षेत्र में लगाई जाती है। अब जब तापमान है 28 से 32 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और बारिश अधिक हो जाए और वातावरण में नमी की मात्रा अधिक हो, तो धान की फसल में शीत ब्लाइट, जिसे हिंदी भाषा में कहें पर्णछद अंगमारी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बीमारी के लक्षण ऐसे होते हैं, इसमें अनियमित आकार के मटमैले सफ़ेद रंग के धब्बे पत्तियों पर बनते हैं, और इन पत्तियों पर ये धीरे धीरे होकर पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं, जिससे पत्ती झुलस जाती है। इसके प्रभाव से क्या होता है, बालियों में दाने कम आते हैं। इसी प्रकार अगर बादलवाई हो और बारिश छिटपुट हो और वातावरण में नमी की मात्रा 90% से अधिक हो और तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक हो, तो धान में भद्रा रोग हो जाता है,
जिसे अंग्रेजी भाषा में ब्लास्ट भी कहते हैं। जी डॉक्टर धीरे धीरे ये जो रोग है, जो धान की जो पौधे की जो गांठ है उसको चारों तरफ से काला कर देता है, जी। जिससे वो पौधा गिरकर टूट जाता है और किसान भाई उसे गर्दन तोड़ भी कहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। इस पौधे के लक्षण में पौधा है गिर जाता है और जो बालियां हैं वो खाली रह जाती हैं। जी तो मैंने बताया छिटपुट बारिश, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक, जी। बादलवाई, तापमान 25 से 28 डिग्री हो तो ये बीमारी के होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही धान में हल्दी गांठ रोग है, वो भी अगर वातावरण में नमी की मात्रा अधिक हो जाती है तो इस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जी डॉक्टर साहब। अब हम बात करते हैं मक्के की फसल के बारे में। जी मक्के की फसल में भी ऐसा ही है, अगर वातावरण में नमी की मात्रा अधिक हो जाए तो सैनिक कीट होने की संभावना बढ़ जाती है और ये कीट मौसम में नमी की मात्रा अधिक होने पर समूह में फसल के ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिससे पत्तियों पर नुकसान होता है जी। और अधिकतर तो भुट्टे को नुकसान पहुंचा देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। ऐसे ही अगर मक्के की फसल में हम डाउनी मिल्ड्यू बीमारी की बात करें जी। तो उसके लिए तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और नमी की मात्रा 80% से अधिक होगी और साथ में हल्की हल्की बूंदाबांदी होगी तो डाउनी मिल्ड्यू बीमारी होने की संभावना मक्का की फसल में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे गन्ने की फसल के बारे में। जी जो गन्ने की फसल है उसमें किसान भाई क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जी। सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने से क्या होता है, उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे गन्ने की फसल में बीमारियों को और कीटों को निमंत्रण मिल जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो किसानों से सलाह है कि आवश्यकता अनुसार ही हल्की सिंचाई करें। जी साथ ही गन्ने की फसल में चोटी बोदो कीट का आक्रमण तब बढ़ जाता है अगर गन्ने की फसल में नमी की मात्रा ज़्यादा हो। जाए। यह कीट पहले पत्तियों से सुरंग बनाकर जी जो गन्ने की चोटी पर पहुंच जाता है और गन्ने को खोखला कर देता है और गन्ना फिर वो सूख जाता है, जिससे पैदावार क्या होती है, कम होती है और उसमें चीनी की मात्रा कम निकलती है। इसी प्रकार अगर बरसात के समय अधिक सिंचाई करने से गन्ने में तराई बेधक जो कीट है वो भी हो जाता है और जिसकी सुंडियां नमी की मात्रा अधिक होने पर बढ़ जाती है। इसी प्रकार गन्ने में लाल सड़न बीमारी है वो हो जाती है। तो हमें इस बीमारी के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, जिस भी खेत में यह बीमारी हो गई है तो उस खेत का पानी किसी स्वस्थ खेत में नहीं डालना चाहिए, उस खेत के चारों तरफ हमें मेड़ बनानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। ये तो बात की हमने फसलों की। अब हम बात करते हैं बेल वाली फसलों की। जी बेल वाली फसलें जैसे घिया, तोरी, करेला, इन सब में मोजैक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है और नमी की स्थिति में एक अन्य बीमारी जिसे डैम्पिंग ऑफ आर्द्र गलन कहते हैं उसकी भी संभावना अधिक हो जाती है। जी डॉक्टर साहब। तो अभी तो आपने पूछा कि कैसे मौसम का असर पड़ता है, तो ये तापमान है, हवा की गति है, नमी है, ये सभी के सभी जो तत्व हैं बीमारियों को फैलाने में अपना रोल अदा करते हैं। इसके लिए किसान भाई क्या करें, मेरा उनसे निवेदन है अपने खेतों की निरंतर निगरानी करते रहें। जैसे ही किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण उनको अपने खेत में नजर आए वो कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचकर विशेषज्ञ की राय ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये जो है विस्तार से जानकारी भी दी कि गन्ना है, मक्का है, धान है या जो बेल वाली सब्जी हैं उनकी अंदर जो है नमी की वजह से या तापमान में बदलाव की वजह से जो बीमारियाँ आती हैं, इसके साथ साथ जो मिट्टी है उसको भी मौसम प्रभावित करता है। तो मृदा को प्रभावित करने वाला जो मौसम का परिवेश है वो कैसे प्रभावित कर रहा है मिट्टी को? हाँ जी, तो इसके लिए हमें जैसे कि बारिश अधिक होती है, जैसी बारिश अधिक होती है तो वो भूमि कटाव करती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और हमें सबको पता है कि जो भूमि की जो ऊपरी परत होती है वही उपजाऊ होती है और अधिक बारिश की स्थिति में वो बहकर चली जाती है। तो हमें इसका क्या करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए। तो भूमि प्रबंधन का मतलब है कि हमें भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाना है या बनाए रखना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही बारिश हो तो उस दौरान हमें अपने खेतों में मेड़ बनानी चाहिए
ताकि खेत का पानी खेत में रह रहे। जाए। जी। और हमें अपने खेत को समतल करना चाहिए ताकि जो खेत का पानी खेत में रहे वो पूरे पौधों को, पूरी फसलों को समान तरीके से मिल पाए। साथ ही हमें अपने जो खेत के चारों तरफ है वो मेड़ों पर घास लगाने चाहिए। इसके उदाहरण के तौर पर आप नेपियर ग्रास लगा सकते हैं। जी। नेपियर ग्रास है वो पशु चारे का भी काम करती है। जी डॉक्टर साहब। और जो ढलान वाले इलाके हैं जहाँ पर ऊंचाई है, थोड़ा ऊंचा नीचा है, वहाँ पर जो कृषि क्रियाएं हैं जैसे कि जुताई है, बुआई है, निराई है, गुड़ाई है, वो ढलान के विपरीत दिशा में करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, भूमि कटाव नहीं होगा और भूमि का प्रबंधन बना रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने मिट्टी के भी बारे में बताया कि किस तरह मौसम प्रभावित करता है मिट्टी को, और साथ में फसलों की भी बात की। डॉक्टर साहब, एक और बात है कि क्या जो मौसम में बदलाव है इसका मधुमक्खियों पे भी कोई फर्क पड़ता है, कोई असर पड़ता है मधुमक्खियों पे? जी, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे मानव को, फसलों को, वैसे ही जो मौसम के तत्व है, बारिश है, हवा है, तापमान है, ये सभी के सभी मधुमक्खियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर समझे, बादलवाई हो या वातावरण में नमी हो, बरसात अधिक हो, तो मधुमक्खियां अपने छत्ते से बाहर नहीं निकलती। उनको पराग है, शहद है या जल है ढूंढने में मुश्किल होती है। तो उनके व्यवहार को मौसम है वो प्रभावित करता है। और जो मधुमक्खियों के शत्रु होते हैं जैसे मोमी पतंगा है, वो बरसात के मौसम में अपने अंडे हैं जो मधुमक्खियों के बॉक्स के पास दे देते हैं, उससे भी मधुमक्खियां का व्यवहार प्रभावित होता है। तो हमें नियमित तौर पर जो मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं उनकी सफाई करते रहना चाहिए। और जब बरसात का मौसम हो तो हमें अपने बॉक्स है ऊंचाई वाले स्थान पर रखना चाहिए ताकि उनके अंदर पानी ना घुस सके। और डॉक्टर साहब, ये जब आप कह रहे कि सबको प्रभावित करता है मौसम, तो जो हमारे पशुपालक भाई हैं जिन्होंने गाय भैंस रखी है या बकरियां पाल रखी हैं, सूअर पाल रखे हैं या मछली पालन कर रहे हैं, जो जितने भी तरह के पशुओं का पालन कर रहे हैं, तो पशुओं पर भी क्या मौसम का प्रभाव है और उसे कैसे बचा जा सकता है? जी, निश्चित तौर पर पशुएं भी मौसम से प्रभावित होते हैं। अब जो बरसात का मौसम है, इस दौरान वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहती है। नमी की मात्रा अधिक रहने के कारण पशुओं के नीचे अधिक देर तक गीला रहता है। तो जब हम पशुओं का दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद पशुओं के जो थन के जो छेद हैं वो आधा घंटे तक खुले रहते हैं। तो नमी की मात्रा अधिक होने के कारण, पशुओं के नीचे गीला होने के कारण बैक्टीरिया है, जीवाणु है, थनों के छेद के माध्यम से पशुओं के थन को खराब कर देते हैं, जिसे थनैला बीमारी बोलते हैं। इस थनैला बीमारी में पशुओं का दूध खारा होना, दूध सही मात्रा में ना निकलना या दूध पीला होने जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसके रोकथाम के लिए या बचाव के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं, लाल दवाई जो मार्केट में आती है उसको पानी में घोलकर उससे पशुओं के थन धोए। और अधिक समस्या हो सकती है तो नज़दीक के पशु चिकित्सा केंद्र में जाकर पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। साथ ही जैसे बादलवाई होती है, अचानक तेज धूप होती है, तो ये गर्म सर्द का मौसम है, पशुओं को प्रभावित करता है। इससे पशुओं में गर्म सर्द की समस्या हो जाती है। तो पशुओं को छाया में बांधे या छप्पर में बांधे। और इस मौसम में पशुओं को मुंह खुरपका जैसी समस्या होती है, जैसे आम भाषा में किसान मुंह खुर की बीमारी बोलते हैं। एंथ्रेक्स है, रेबीज जैसी बीमारियां होने की समस्या हो सकती है। तो किसानों से निवेदन है कि वो इन बीमारियों के प्रभाव को कम करने के लिए अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं। साथ ही किसान भाई हैं, पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य व दुग्ध उत्पादन के लिए नियमित तौर पर 50 ग्राम नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु हरे चारे के साथ अवश्य दे। और किसी प्रकार की उनको अपने पशु बीमारी के लक्षण नजर आए तो पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य ले। डॉक्टर ममता जी, आपने मौसम क्या है, साथ में सभी फसलों पर होने वाले इसके प्रभाव, मिट्टी पर से होने वाले प्रभाव, या मधुमक्खी है या जो पशुधन है उन पर होने वाले प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। भाइयों, ये तो सुनी भेंट वार्ता बदलते मौसम में कृषि क्रियाएं। और किसान भाई जो है खेती बाड़ी से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या हो या पशुधन से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या है तो किसान कॉल सेंटर के माध्यम से जो कृषि वैज्ञानिक है या जो
कृषि के ऊपर सलाह देने वाले अधिकारी हैं उनसे सीधी बातचीत करके अपनी खेती बाड़ी संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या उसकी निदान पा सकें हैं, जानकारी ले सकें हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551 भाइयों। और साथ में बात करें कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल किसान वाणी कार्यक्रम में भाइयों चर्चा करेंगे पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना पे, और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे तोरिया की बिजाई में सावधानी पे। और साथ में जो प्राकृतिक खेती है उसके बारे में भी करेंगे चर्चा। इब कराओ भैया का मनोरंजन, सुनायो लोकगीत। ओ काम जरूरी से मजबूरी ओ करके बंद सकूल गुरुजी मेरी गैले होलिए। काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरुजी मेरी गैले होलिए। काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरुजी मेरी गैले होलिए। ओ दादा विषम द्रोणाचारी दुर्योधन के संग दाए। दादा विषम द्रोणाचारी दुर्योधन के संग दाए। ओ कर्ण दुशासन मामा सुगनी गौवर्ण खातर आए। मैं कर चढ़ाई छेड़ लड़ाई आए उड़े गगन में धूल गुरुजी मेरी गैले होली। काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरुजी मेरी गैले होली। काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरुजी मेरी गैले होली। एक ओढ़ते चढ़ा ससुर में उस लड़न गया बाप मेरा। वो नून तक रदल चढ़ आया पापियों ने जुल्म करा। वो अत्याचारी बड़े बलकारी वो रहे प्रेम टूले गुरुजी मेरी गैले होली। काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरुजी मेरी गैले होली। काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरुजी मेरी गैले होली। ओ दुष्टा काम मोड़न ने मेरा भाई सिर जवान से। दुष्टा काम मोड़न ने मेरा भाई सिर जवान से। ओ उषा की समत समझ दूसरा व पवन पुत्र हनुमान से। ओ खड़ा मारती तय सारथी ओ करके अर्ज कबूल गुरुजी मेरी गैले होली। जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरुजी मेरी गैले होली। काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरुजी मेरी गैले होली। गुरु लक्ष्मी दंड धर्म छत्री का राम स्वरूप का याद करवा। अय गौ ब्राह्मण साधु की खतर जान चलित जाके परवा। कटा के गऊ छुटा के शीश कटा
ये तो सुनी भाइयों ने रागणी गायक कलाकार रणबीर की आवाज़ में। और भाइयों इब करा चर्चा आज की नसीहत के तहत मधुमक्खी पालन के महत्व पे। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन एक ऐसा खेती बाड़ी का उद्योग है जिसमें कम समय में किसान भाई कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी ले सके है। और खासकर अपने गांव में जो है, अगर विकास की बात करें तो विकास में मधुमक्खी पालन से बेहतर कोई दूसरा घरेलू जो रोजगार है वो हो ही नहीं सकता। और अपने गाँव के लगभग 80% लोग या तो जो है छोटे या फिर मंझोले किसान है, या फिर जो भूमिहीन मजदूर हैं जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, और या फिर उनके पास रोजगार भी नहीं है। क्योंकि इसका जो प्रशिक्षण है मधुमक्खी पालन का वो भी मुफ्त में है। तो थोड़ी सी अगर जानकारी लेकर शुरुआत करें तो जो एक अनपढ़ आदमी है वो भी इस व्यवसाय ने, इस काम धंधे ने बड़ी अच्छी तरह से कर सका है। और भाइयों, मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें जो जमीन है उसकी हमने जरूरत नहीं पड़ती। और साथ ही साथ भाइयों, जो मधुमक्खी पालन है इसमें कोई बड़ा निवेश भी नहीं है, कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना है, और स्थानीय रूप से आसानी तो उपलब्ध हो जाए। मधुमक्खियों की एक अन्य जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो ये देखी जाओ है कि जो प्रभावी पर परागण है उसके द्वारा जो हमारी खेती है, बागवानी है और जो चारा फसल है उसके उत्पादन में भी वो बढ़ावा है। बात करें भाइयों कि मधुमक्खी पालन है कि, तो मधुमक्खी पालन जो है मधुमक्खियों समुदाय में रहने वाले जो कीट वर्ग है और ये जो जंगली जीव हैं इनमें उनकी आदतों के अनुसार भाइयों जो कृत्रिमिक घर है, जिस नाम आयु कहते हैं, इनकी जो छत्ता है उस छत्ते में जो है इनकी बढ़ोतरी करके हम शहद और मोम दोनों ले सके हैं। और इसके अतिरिक्त भाइयों जो मधुमक्खी पालन है आमदनी का एक अच्छा साधन है। शहद और मोम के अतिरिक्त भाइयों इसमें हमने प्रोपोलिस है, रॉयल जेली है या जो डंक विश है ये भी हमने इसमें मिला है। आमतौर पर भाइयों मधुमक्खी के जो छत्ते हैं उसमें एक रानी मक्खी और कई हजार श्रमिक और मक्खी और साथ में कुछ नर मधुमक्खी भी वो हैं। और मधुमक्खी जो श्रमिक मधुमक्खी है उनकी मोम ग्रंथि से निकलने वाले जो मोम है उसमें अपना घोंसला बनावा है और इसमें जो है शहद का छत्ता हम कम है। अपने देश में भाइयों 4 तरह की मधुमक्खियों की प्रजाति मिले हैं, जिनमें तो यूरोपियन जो मधुमक्खी है वो काफ़ी आसानी से पाली जा सके क्योंकि ये काफ़ी शांत स्वभाव की वो है। और किसान भाइयों की आय बढ़ाने खातर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए जो है देश में कई ऐसे संस्थान भी हैं जो मुफ्त में जो है किसान भाइयों को प्रशिक्षण दे हैं और प्रशिक्षण लेकर जो किसान भाई ये कार्य जो है शुरू कर सके। बात करें भाइयों मधुमक्खी पालन खातर उपयुक्त समय कौन सा है, वैसे तो भाइयों मधुमक्खी पालन खातर जो 12 के 12 महीने हैं वो सब बढ़िया है, लेकिन मधुमक्खी पालन के हिसाब से अगर ज़्यादा लाभ की बात करें तो जनवरी तक मार्च का जो समय है वो सब तो बढ़िया माना जावा है। और वही भाइयों नवंबर तक जो फरवरी का समय है वो इस व्यवसाय खातर काफ़ी फायदेमंद रहा है। और इस अवधि में भाइयों मौसम अनुकूल होने के कारण जो है मधुमक्खियों को भोजन इकट्ठा करने में भी कोई परेशानी नहीं होती और साथ में भाइयों जो भोजन है उसका वो आसानी तक उपलब्ध हो जाए, क्योंकि भाइयों मधुमक्खियों का जो भोजन है वो है पराग, यानी कि जो फूलों का रस है या जो फलों का जो मीठा रस है वो उसका भोजन है। और ज़्यादा भोजन उपलब्ध पर मधुमक्खियों की जो संख्या है वो बड़ी तेजी तक बढ़े है और साथ ही साथ भाइयों जो रोग या जो संक्रमण है इस समय में कम देखा जावा है, इसलिए भाइयों समय सबसे बढ़िया समय माना जावा है। और साथ ही भाइयों मधुमक्खी पालन की अगर महत्व की बात करें तो मधुमक्खी पालन हमारे जीवन में प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष रूप दोनों प्रकार से लाभकारी है, क्योंकि मधुमक्खियों में अगर हम प्रत्यक्ष रूप की बात करें तो हमने शहद है, मोम है और जो दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज़ है जैसे कि रॉयल जेली है और जो डंक विश है या प्रोपोलिस है ये सब हमने मिला है। और अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो फसलों में जो पर परागण की जो क्रिया है उसकी बढ़ोतरी करने में जो है पैदावार बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करा है, जिससे फसलों की जो पैदावार है बड़ी तेजी से बढ़े है। ये बायो उत्पाद की बात करें तो जिस तरह शहद है तो मधुमक्खियों में जो शहद है वो बहुमूल्य भी है और बहुउद्देश्य भी है और बहुत सारे गुणों भरा हुआ भी है, क्योंकि जो फलों के जो रस है या जो पौधे के दूसरे भागों के जो मीठे तत्व हैं वो मधुमक्खियों के द्वारा तैयार करे जावे हैं और शहद में कई तरह के पोषक तत्व मिले हैं। और सही कहूँ तो भाइयों इसने अमृत के बाद दूसरा स्थान भी मिला है शहद ने, क्योंकि शहद एक ऐसा खाद्य पदार्थ है भाइयों जिसमें कुछ भी मरा हुआ नहीं है, कोई भी चीज़ निष्क्रिय नहीं है इसके अंदर। अगर हम शहद का सेवन करें तो शहद खाने के आध घंटे के अंदर अंदर ये पूरी तरह से हमारे शरीर में पच जाए और इसमें मौजूद जो पोषक तत्व हैं वो पूरे शरीर में तेजी से फैल जाए और इसने भाइयों पचाने के लिए शरीर को कोई ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ता। और यही कारण है कि भाइयों जो नवजात बच्चे हैं उसको पहले भोजन के रूप में शहद ही दिया जावा है। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा मिला है। साथ ही साथ भाइयों शहद जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और शरीर के लिए एक टॉनिक का काम भी करे है। साथ ही इसमें भाइयों शहद में लोहा है, कैल्शियम है और इसके अतिरिक्त जो खनिज तत्व हैं वो भी भरपूर मात्रा में मिला है। और शहद का इस्तेमाल भाइयों हम होम्योपैथिक दवाई हैं, अंग्रेजी की दवाई है या यूनानी दवाई हैं उन सब में भी इस्तेमाल करें हैं।
साथ ही खांसी है, अपचन है, जुकाम है, पेचिश है, इस तरह कई सारी बीमारियों में भी ये उपयोगी पाया जावा है। और सभी प्रकार के जो घाव हैं, अल्सर हैं, कैंसर है, पेट दर्द है या कोई जला हुआ शरीर का भाग है, उसमें भी बड़ी तेजी से वो लाभ पहुँचावे है। साथ ही जो रक्तचाप है उसने भी कम करा है और रक्त ने हमारे साफ करने का काम करा है और हीमोग्लोबिन की मात्रा भी तेजी से रक्त में बढ़ावा है और रक्त के गाढ़ेपन और जो जमाव है उसने भी यो रोका है। ये तो बात करी भाइयों मधुमक्खी पालन के महत्व पे। और अब करें भाइयों चर्चा एवं जानकारी बाजरे के स्वास्थ्य लाभ पे। बाजरा भाइयों हम खिचड़ी के रूप में, रोटी में, पोहा में, उपमा में या ढोकला के रूप में शामिल करें हैं। और जो बाजरा है इसके बहुत ज़्यादा पोषक तत्व हैं क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन है और खनिज लवण पाए जावे हैं। कार्बोहाइड्रेट का भाइयों बाजरा एक बहुत बड़ा स्रोत है जिससे शरीर को ऊर्जा मिला है और शरीर में अगर जो हमारे खून में जो रक्त शर्करा है, शुगर है, उसकी मात्रा ने भी तेजी से कम करा है। बाजरा भाइयों प्रोटीन का भी एक मुख्य स्रोत है जो शरीर में निर्माण और मरम्मत का काम करा है और साथ ही साथ भाइयों इसमें अमीनो एसिड की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में मिला है जिसमें लाइसिन है जो शरीर के बढ़ोतरी में और विकास में बड़ा योगदान देवा है। साथ ही साथ भाइयों बाजरे में उच्च मात्रा में फाइबर भी मिला है जो स्वास्थ्य और पाचन को बढ़ावा देवा है। साथ ही साथ भाइयों कब्ज और जो हृदय के रोग हैं उनके जोखिम ने भी कम करने में मदद करे है। इसी तरह भाइयों बाजरे में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है या जो दूसरे विटामिन है जिस तरह विटामिन सी है, ये भरपूर मात्रा में पाए जावे हैं जो शरीर में ऊर्जा और शरीर की जो कार्य प्रणाली है उसने मजबूत करने में मदद करे है। साथ ही भाइयों विटामिन ई का भी बाजरा एक अच्छा स्रोत है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जावे हैं, इनकी जो शरीर के अंदर का जो विष है उसने भी बाहर निकालने में हमारी मदद करे है और जो त्वचा है उसको भी स्वस्थ रखने में बाजरे का बहुत योगदान है। और बाजरे में भाइयों खनिज जिस तरह की आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, इस तरह के खनिजों का बाजरा भाइयों भंडार है और ये खनिज हमारे शरीर को, मांसपेशियों को और शरीर के जो दूसरे अंग हैं उनने भी मजबूत बनाने का काम करे हैं। तो ये तुली भाइयों जानकारी बाजरे के स्वास्थ्य लाभ पर। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।